दलाली में आ गए हैं। ये दलाली क्या हो रही है? सरकार को गाली बकेंगे, मोदी को गाली बकेंगे, योगी को गाली बकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है पागल आदमी? वो छीना भारत को उपदेश देगा कि आप रसिया से तेल न लें। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू तार तार होती है, लीलाम होती है। आपने धर्मेंद्र प्रधान जैसा चौथा आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई किया? कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। और गुंडे बदमाश कहाँ हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बताते हैं। कभी बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी मैं बोलते हैं आदिवासी का बच्चा हूँ। अरे भैया आप किसके बच्चे हो? मैं तो केवल अपने बाप का बच्चा हूँ। सारे प्रदेश और देश के जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के मूर्खों की बदौलत आने वाले समय में ये समाजवादी और कांग्रेस के मुखिया ये दोनों जो है विरासत गद्दी पा गए हैं, बाकी बुद्धि नहीं पा पाए। मोदी जी बहुत जल्दी हम लोगों को बोलेंगे डफली बजाओ और अर्थव्यवस्था मजबूत करो। मोदी जी ने क्या दिया? नोटबंदी दिया, कोविड बंदी दिया, अब नौजवानों का नसबंदी देंगे। ये क्रांतिकारियों के दुश्मन है, ये अंग्रेजों के दलाल है। शाम को बैठ के 1500 रुपए की दारू पियेंगे ये लोग, ठीक है? उसके लिए पैसे आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन हरामखोर यहाँ पे आके चिल्लाएंगे। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक वीडियो जारी होता है। उस वीडियो में तमाम संकटें सामने लाते हैं और साथ ही देशवासियों को ये कहते हैं कि अब सावधान हो जाइए। सबसे अहम संकट की बात करें तो पेट्रोल डीजल की बात होती है, गैस की बात होती है। पेट्रोल डीजल की किल्लत से लोग परेशान हैं, गर्मियों का सीजन है और लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर जमा है। इसके साथ ही ठीक उसके कुछ ही दिन बाद एक और वीडियो जारी होता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब ऊर्जा संकट भी शुरू होने वाला है। बहरहाल इन तमाम संकटों से जूझते हैं एक ही इंसान, वो है आम आदमी। आम आदमी से सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वो इस चीज़ से सहमत है। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी किया, उसमें कहा कि पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, ऊर्जा संकट बढ़ने वाली है, एक विशेष श्रेणी अब गरीबी के तरफ बढ़ने वाली है? क्या कहते हैं आप? ये तो पहले ही पता था कि जब जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़ी है और उसको ही विकास समझ रही है, और अगर नीट परीक्षा पर्चा लीक होने के बाद और इस देश के नागरिक भाजपा और नरेंद्र मोदी या भाजपा के किसी नेता के खिलाफ सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये जान लीजिए कि इस देश का हिंदू खतरे में आ जाएगा। कैसे? अरे मुगलिया सल्तनत में खतरे में नहीं था, ब्रिटानिया गवर्नमेंट में हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोरघाची कन्वर्टेड हिंदू और एक यहूदियों से कन्वर्टेड आरएसएस चीफ मोहन भागवत, ये कन्वर्टेड हिंदू हैं। कैसे कन्वर्टेड हिंदू कैसे? आप पूना से सतारा तक जो कोकड़ी ब्राह्मण पाए जाते हैं 99% कन्वर्टेड हैं, ठीक है? मैं बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ, मैं जानता हूँ। और दूसरी बात ये तेल संकट। अच्छा ही बता दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है पागल आदमी? वो छिनारा भारत को उपदेश देगा कि आप रसिया से तेल न लें, ईरान से अपना संबंध खराब करके रखें। वो कौन होता है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू। आप मुझे बताइए, उसके चपरासी हैं। इसी देश में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, निक्सन को जूती के नोक पर रखा था 1971 में। और निक्सन का 7वां बेड़ा वापस हुआ। रसिया हमारा पुराना मित्र है। ईरान हमको रुपए में देता था। एक गुजरात के सीएम थे किसी जमाने में, क्या कहा कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू तार तार होती है, लीलाम होती है। तब उस वक्त $1 की कीमत 50 रुपए थी और आज $1 की कीमत 96 रुपये है। 1,28,000 करोड़ सोना रिजर्व बैंक से गायब है। ये मेरा बयान नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रहा।
ये रिजर्व बैंक के गवर्नर का। आप मुझे बताइए, नोट आप उतना छाप सकते हैं जो आपके रिजर्व कोटे में सोना हो, सोने से उसकी लगाई जाती है। अभी कल ही जो शेयर मार्केट औंधे मुँह गिरा है, 28,000 करोड़ विदेशी निवेश जो हुआ था, सब लोगों ने अपना पैसा वापस ले लिया। आप अभी कई देशों की यात्रा करके आए हैं, आप हैदराबाद में बयान देते हैं और कब 100 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। आपके जितने मंत्री हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, गाड़ियों का काफिला लेके चल रहा है। आप बताइए कि किसी जमाने में, इनकी अपील को मैं नाजायज नहीं मानता हूँ, जायज मानता हूँ। आप मुझे बताइए कि 5 स्टेटों का चुनाव था, तब ये खतरा नहीं था, आप चूँकि वोट लेना था। उसके बाद किसी ज़माने में 65-66 में जो है खाद्यान्न संकट हुआ, तो उस वक्त के तत्कालीन PM थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने देश से अपील की खाद्यान्न के लिए, लेकिन अपने पूरे परिवार को 24 घंटा जो है उपवास में रखा और उसके बाद देश से अपील की कि एक दिन हफ्ते में उपवास रखना है ताकि खाद्यान्न बचे। उसके बाद इंदिरा जी ने भी अपील की थी, लेकिन उससे पहले देशवासियों से अपील करने से पहले अपना सोना चांदी, जो मंगलसूत्र थे, गहना गुड़िया था, सब भारत सरकार को दान किया। आप ही बता दीजिए ये क्या दान करेंगे? कहते हैं मैं 35 साल भीख मांग के खाया हूँ। 29 देश दबी, कुछ नहीं थे, भिखारी थे, घूम रहे थे, प्रचारक थे। तो 29 देश, अमेरिका के 29 स्टेटों में इन्होंने भ्रमण किया। उसका खर्चा कौन वहन किया था? ये तो भिखारी थे, भीख मांग के पेट भरते थे। इनकी माँ दूसरे घर में बर्तन साफ करती थी। अपने पिताजी का भी नाम एक बार बता दें, बतावे ना देशवासियों के। देखिए, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में ये अंतर है कि राहुल गांधी अपने पुरखों की बदौलत हैं और नरेंद्र मोदी इस देश के मूर्खों की बदौलत है। मूर्ख अंधभक्त हिंदुओं की बदौलत है। देश की जो स्थिति है, आप मुझे बताइए, नीट का पेपर लीक हुआ, आज पहली बार नहीं लीक हुआ। आपने धर्मेंद्र प्रधान जैसा चौथा आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई किया? नहीं बोलोगे? कई हजार एकड़, कई हजार किलोमीटर स्क्वायर मीटर चाइना जमीन आपकी कब्जा कर लिया। चाइना के खिलाफ बोलने में आपकी पतलून गीली हो जा रही है। आप मुझे बताइए क्या बोलेंगे आप? डरपोक है, कायर हैं। उनकी दादी इंदिरा जी, राहुल गांधी की दादी इंदिरा जी, 28 गोलियां सीने पे लिया। महिला को अबला कहा जाता है सनातन धर्म में। 28 गोलियां झेलाओ बुजुर्ग महिला ने। उनके बाप विभिन्न टुकड़ों में चंद मिले। कभी इनकी मां के खिलाफ राहुल गांधी ने कुछ बोला? आप सोनिया जी के लिए क्या शब्द बोले? हमें गर्व है कि हमारे देश के एक नौजवान की ससुराल इटली में है। RSS बीजेपी वाले बोलता हूँ कि घर में शादी करते हैं, शादी तो कहीं दूसरे घर में होती है ना। अच्छा, आपने कहा कि इटली में ससुराल है तो आपको गर्व है। ऐसे में तो भारतीय क्रिकेटर जब इंग्लैंड शिफ्ट होते हैं तो फिर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। क्या चर्चाएं? अभी यहाँ से तो बहुत लोग जाने वाले हैं जो नफरत का बीज बोया है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन वो दिन दूर नहीं, इस देश का यूथ, इस देश का किसान, इस देश की बच्चियां जिस दिन रोड पर उतर जाएंगी तो भाजपाई नेता अपना चेहरा छुपाते हुए मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको नहीं है तो नेपाल देख लीजिए, और नहीं तो 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगी थी और इस देश का छात्र रोड पर उतर गया था। इंदिरा जी चुनाव रायबरेली से हार गई थी। ये जान लीजिए, ये जो बैठा करके हो एक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, क्या कह रहा है? इस देश का नौजवान काकरोच है, काकरोच है। क्या कहना है इस मामले पे आप कह रहे हैं? अरे ऐसा जज जो है, देखिए अब न्यायपालिका और ये जो है, अब कहना नहीं चाहिए, लोग कह रहे हैं दबी जुबान से समाज में इसी चर्चा है कि कोठे में तब्दील हो गई है।
न्याय दे पा रहे हैं? इनकी हैसियत है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कुछ न्याय देने की? कल जस्टिस लोया बना दिए जाएंगे। आपको लगता है कि ईसी भी मिली हुई है? हाँ हाँ, आप बताइए, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस से राज्यसभा लेके बैठे हैं कि नहीं? बैठे हैं कि नहीं? इन्हीं का एक जज दिल्ली में करोड़ों नोटों का बंडल जलाया गया, क्या कार्रवाई हुई? अभी जयप्रकाश चतुर्वेदी, श्याम जी, राय साहब और तमाम नौजवान देश का होता तब पुलिस 10 लाठी मार के बंद कर देती। आप मुझे बताइए कि न्यायपालिका भी भ्रष्ट हो गई है। अब न्यायपालिका पे विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो चल रहा है, देश का स्थिति चल रहा है, उनका कहना है कि आने वाले दौर में और संकट बढ़ सकता है, गरीबी जैसे पहले थी जब अंग्रेज भारत को अपने कब्जे में लेकर रखे थे, जिस तरह भारत को उन्होंने गरीबी की श्रेणी में डाला था, अब फिर से वही स्थिति आ सकती है। कौन है जिम्मेदार? प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो अब तो आपको आरएसएस का मुखौटा को उतार करके, आरएसएस की अतीत के पर्दे को हटा करके भारत को जो दर्पण है अतीत का, आरएसएस का, देश के पटल पर रख देना चाहिए, ताकि वो अपने जो जघन्य पाप किए हैं कम से कम उनके पाप का डाटा आ जाए कि जिस भारत को जिस दहलीज पर हमारे आदर्श महापुरुषों ने उठाया था, नंगा भूखा भारत, जंगल का भारत, तब तो न गांव थे, न घर था, न कोई अस्थाई किसी के पास अड्डा था। उस भारत को ले करके जहां सुई का निर्माण न हो रहा हो, वहां ईश्वरों का निर्माण हुआ। तो फिर ये सवाल तो आता है ना कि साहब, ये वही नंगा भूखा भारत ईश्वरों का निर्माण करता था। आज ईश्वरों का निर्माण करके पूरे देश को औद्योगिक क्षेत्र में, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, किसानों के लिए गन्ना मिल के क्षेत्र में, किसानों सूता मिल के, जूट के क्षेत्र में, तमाम तरह से तमाम जो है औद्योगिक व्यवस्था को सुचारू रूप से धरातल पर उतारा। उन्हें सुचारू रूप से चलाने का देश को मौका दिया। देश ने भी मेहनत की, सरकार की भावनाओं का समादर किया, सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश के हर व्यक्ति ने लड़ा। 2014 में भारत मोदी जी को देश ने दे दिया। 1956 से 60 के बीच में ये भारत जो है, पैरा को आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि हम 50 से 60 के दशक में ये भारत जब नंगा था, पूरा देश के देह पर वस्त्र नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, देखने के लिए वो प्रकाश नहीं था। वो भारत, वो हमारे नेता ईश्वरों का निर्माण किए, तमाम बड़े बड़े बांधों का निर्माण किए, तमाम बड़े बड़े योजनाओं का आधारशिला रखी। आज जब भारत आबाद हो गया, जब भारत में हर चीज निर्माण होने लगा, तो हमारा एक ऐसा प्रधानमंत्री आया कि एक प्रधानमंत्री ईश्वरों का निर्माण करता है, एक हमारा प्रधानमंत्री 2020 से 26 के बीच शौचालय का निर्माण करता है। क्या? शौचालय का। अब ये बताने का प्रयास करता है कि देखिए साहब, ये देश में शौचालय तो था ही नहीं, जबकि शौचालय योजना 1980 में इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। शौचालय योजना, इंदिरा आवास योजना, तमाम तरह की इस तरह की वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन इम्प्लीमेंट तो नहीं किया गया था। नहीं, हजारों हजार घर का निर्माण हुआ था,
हजारों आज देख रही है कि कांग्रेस की योजना है कि हर गांव में दलितों के पास कोई जमीन उससे पहले नहीं थी, हर गांव में दलितों को के नाम से जमीन पट्टा किया गया, दलितों को आवास मुहैया कराया गया, दलितों के लिए दलित उत्पीड़न एक्ट कांग्रेस ने बनाया। अब रह गया सवाल कि भाई आप शौचालय बना रहे हैं, एक झटके में आप आ करके हाथ जोड़ करके शरणम गच्छाम करते हैं। ये तीसरा आपने हमला भारत के स्ट्रक्चर पर, भारत के संप्रभुता पर, भारत के भविष्य पर, भारत के वर्तमान पर आपने कर दिया। आपका आर्थिक स्थिति जीडीपी क्यों गिर रही है, वित्त मंत्री जवाब नहीं दे रही है। रेल में दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, इसका कोई जिम्मेवार नहीं। बॉर्डर पर लगातार बमबाट हो रहे हैं, इस पे कोई जवाब नहीं। अब उद्योग की तो बातें करना आपसे ये है, आपने एक एक कर वो एयरपोर्ट से लेके, पोर्ट से लेके, रेलवे से लेके, LIC से लेके, बिजली से लेकर, सड़क से लेके, सब आपने एक एक करके आपने बेच दिया। अब रह गया सवाल कि आखिर जब सरकार सब दे ही दिया तो लोकसभा और पार्लियामेंट को भी प्राइवेटीकरण हो जाए। अगर यही विकास अगर करना है, आप प्राइवेट के अगर समूह में अगर इस सरकार को विकास दिखाई दे रहा है तो पार्लियामेंट भी प्राइवेट हो जाएगा तो बहुत विकास करेगा देश। विधानसभा भी प्राइवेट कर दिया जाए ताकि कम से कम आपका जो एक रूपता में जो स्ट्रक्चर पर अवैध कब्जा है, ये कब्जा खत्म हो जाए। मेरे एक प्रश्न है आपसे, क्योंकि आप लोग ने इतने लंबे समय से दुनिया देखी है, जब व्यवस्थाओं की बात आ रही है तो हाल ही में आपने सुना होगा कि दहेज को लेकर 2 महिलाओं की अलग अलग जगह हत्या हुई। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये समाज का अभिशाप है। किसी का हत्या करना ये जघन्य अपराध को जन्म देता है और निश्चित तौर पर ऐसे जो आचरण है समाज में, ये कोढ़ की तरह, दीमक की तरह चाट रहा है। किसी भी वैवाहिक संबंध में अगर विश्वास की हत्या होती है, कन्या जो है विश्वास होती है, कन्या जो है मर्यादा होती है, कन्या जो है हमारी परंपरा होती है, कन्या जो है हम लोग समूह का संस्कृत होती है। आज जौना समाज में अगर कन्या की हत्या होती है वो समाज का पतन निश्चित है। कारण ये है कि जब जब नारी का अपमान हुआ है, जब जब नारी का उत्पीड़न हुआ है तो महाभारत हुआ है, लंका में भी युद्ध नारी के वजह से ही हुआ है, कंस का भी वध इसी वजह से हुआ है। तो जो ऐसे दुराचारी है, अब तो देख रही हैं कि सरकार भाई खुदे हर घटना को उठाकर देख लीजिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व है। कोई घटना उत्तर प्रदेश का उठाकर देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, बंगाल का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग आते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही घटनाएं घट रही हैं? बिल्कुल घट रही है। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है, सिस्टम की सरकार नहीं है, बुलडोजर की सरकार। इसके जिम्मेदार केवल मुख्यमंत्री हैं कि हमें भी सजग रहना चाहिए? राय साहब, कारण ये है कि इसका जिम्मेवार केवल कमांडर होता है। हर जंग को हारना आपकी जिम्मेवारी, हर जंग में जीतना श्रेय आपकी जिम्मेवारी। जब सेहरा आप पर बधाएगा तो अपमान का सेहरा किसके सर पर आप बांधेंगे? आप फेल हुए हैं, ये निश्चित तौर पर प्रमाणित है। आप माफियाओं के क्षेत्र में फेल हुए हैं, कारण कि आप जो है अपने कानून को बदले की भावना से, समुदाय के हिसाब से, जात के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से आपने जो लागू किया है उसका खामियाजा आपके पाप के गर्भ में ये उत्पत्ति हुई है। आज उत्तर प्रदेश की आवाम उसे काटे। राय साहब के इसी सवाल पर अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ
कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं हैं, जिसका जिम्मेदार विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठहरा रही है। इस पर क्या? आम जनता जो है माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है आरोप लगाती है, और सच्चाई है कि आपकी सरकार है, रामराज की सरकार है, अमृतकाल की सरकार है, अमृतकाल चल रहा, उसके बाद भी बच्चियों को ऊपर जो है अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, बलात्कार हो रहा, यहाँ तक कि जो है दहेज उत्पीड़न हो रहा, दहेज में हत्या भी कर दी जा रही है। और आप कह रहे हैं कि हमारी जनता खुशहाल है। कहाँ खुशहाल है आप बताइए? पत्रकार महोदय, आप लोग तो कम से कम ज्वलंत मुद्दा उठा रहे हैं, और आपके माध्यम से हम लोग किसानों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़, पीड़ितों की आवाज़, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आवाज़ लगाते रहते हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे कि जो अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो कहते हैं हमारी पुलिस हाईटेक है और मेट्रो सिटी है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, और आपकी पुलिस, आप यहाँ तक कहते हैं कि इस चौराहे पर अगर कोई अपराधी अपराध करेगा तो दूसरे चौराहे पे यमराज बैठे हुए हैं। आपको बता दें, जौनपुर जिले में खेतासराय एक जगह पड़ता है, वहाँ एक दूल्हा बारात लेके जा रहा था और बारात पहुंचने में 2 किलोमीटर रह गया था, 3 लोग आके गोली मार देते हैं, और एक जौनपुर में एक बच्चे का पड़ोसी जो है गला काट देता है। अभी तक न्याय नहीं मिला। न माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को भेजकर अपने यहाँ बुलाए उन लोगों को, और न कोई इनका प्रतिनिधि जाके उन लोगों से मिला, और न न्याय देने की बात हो रही है। वो जो दूल्हा को गोली मारी गई, उसकी बहन रोज जौनपुर जिले पे जाके डीएम के यहाँ धरना दे रही है, और नेता लोग पहुँचे, आश्वासन दिए कि जो है आपको न्याय मिलेगा। वो कह रही है बच्ची की केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें न्याय चाहिए। जो लोग मारे हैं, धमकी दे के मारे हैं, हम एप्लीकेशन देते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, पुलिस ने काम नहीं किया, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। अगर उन बदमाशों को पहले अरेस्ट कर लिया होता तो काश मेरे भाई की ज़िंदगी बच सकती थी, और वो लोग जो है आके हत्या कर लिए। मोर बंधा हुआ था। आप जानते हैं हिंदू रीति रिवाज में मोर बनता है, दूल्हा को बाकायदे घर से महिलाएं जो है शादी के लिए भेजती हैं, और बाकायदे वो रहा, और उसके बाद रास्ते में जो है गोली मार दी जाती है। अब इधर घर परिवार के बहाने उमा परेशान, उधर दुल्हन भी परेशान। प्रकरण सुना रहे हैं, इसमें मुझे ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इधर तो कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, और गुंडे बदमाश कहाँ हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बताते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करने के बजाय हमें खुद भी लोगों को देखना चाहिए कि क्या वो सुरक्षित हैं कि नहीं? ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती, जो सरकार सीना ठोक के कहती है कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो अगर गुंडे प्रदेश से बाहर हैं तो ये कैसे अपराध हो रहा, कैसे गोली मारी जा रही, कैसे बच्चियों का बलात्कार हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहते कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी हैं और जितने अन्यायी अत्याचारी हैं भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, बाहर नहीं भागे हैं। सारे प्रदेश और देश के जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इसलिए ये जो है सही बात न बोल के कहते हैं या तो जेल में है या तो प्रदेश छोड़ के बाहर भाग गए हैं। तो ये घटनाएं कहाँ से घट रही हैं? आप ही बता रही हैं कि तमाम जो है घटनाएं घट रही हैं, चाहे अखबार पढ़ रही है या आप लोगों को चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है जिस तरह से कि रोज अत्याचार हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी धरातल पर देखिए, धरातल पे क्या भ्रष्टाचार हो रहा, कितना अपराध हो रहा। आप चलिए जाइए तहसील में, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चली जाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए, प्रार्थना पत्र दीजिए, FIR करने के लिए 4 घंटा वहाँ बैठाए रहेंगे। जो है पुलिस से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ब्लॉक पर चले जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कौन जिम्मेदार है? ऐसा सरकार पूरी तरह 9 साल बेमिसाल रहे हैं बाबा जी के। और अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता बोल रहे थे जनता मूर्ख है जो भाजपा को वोट दे रही। अब जनता ही मूर्ख है, उनका नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष वही मूर्ख है, वो पता नहीं क्या बोलता है। ये सब पगला गए हैं पूरी तरह से, और जनता 27 में भी वोट देगी, 29 में भी वोट देगी। तो वोट देने की बात हो गई, पर यहाँ पे मुद्दा आ रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना, भ्रष्टाचार बढ़ना और अपराध बढ़ना। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से दहेज को लेकर 2 महिलाओं को प्रताड़ित किया गया अलग अलग जगह पे। एक मध्य प्रदेश की घटना है, एक यूपी की घटना है। यूपी की घटना में देखे हैं तुरंत FIR हुई, अंदर गए हैं,
और पर जो है इस स्तर तक बढ़ना क्यों? ये जो है देखिए मानसिक संतुलन लोगों का ठीक नहीं रहता है। महिलाओं को जो प्रताड़ित करते हैं वो जो है उनके परिवार की कमी है। बजरंग दल यही संस्कार देता है कि कैसे रहें हम, कैसे जो है, और मैकाले व्यवस्था ले आए, अंग्रेजों वाली व्यवस्था ले आए और 70 साल से हिंदू मुस्लिम करते रहे, बांटते रहे। पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश बांट दिया, कश्मीर को बांट दिया। और देखिएगा जब से भारतीय जनता पार्टी आई 12 साल में जो है कश्मीर मुक्त कर दिया। आराम से जो है कश्मीर में महिलाएं सुरक्षित हैं। आप ऐसा कह रहे हैं, पर जैसे कि मैंने पहले भी अभी सवाल पूछा था यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक वीडियो जारी हुआ कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने साफ साफ ही आगाह किया पेट्रोल की गाड़ियां कम चलाएं, आप जितना हो सके घर पे रहें, वर्क फ्रॉम होम करें। उसके कुछ दिन बाद उनका एक और पोस्ट जारी होता है जिसमें बोलते हैं कि ऊर्जा संकट शुरू होने वाला है और हो सकता है कि अगर ये समस्याएं अगर सही वक्त पर नहीं खत्म होती है तो फिर से भारत उसी गरीबी रेखा में आ जाएगी। उन्होंने अपील किया है, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सरकार नहीं है इसके लिए, आम पब्लिक जिम्मेदार है। आम पब्लिक जो है उसको कंट्रोल करे। हमें एक शर्ट की ज़रूरत है, 15 शर्ट खरीद रहे हैं। हमें जो है सोना गहना की जो ज़रूरत जितनी है उतना खरीदें, ज़्यादा ना खरीदें, क्योंकि जब विदेश से सोना आएगा तो जीडीपी बढ़ेगी, उनका जो है सिस्टम बढ़ेगा। आपके घर पे महिलाएं हैं, बेटी हैं, अगर बेटी की शादी आप बिना सोना दे के करेंगे तो कैसे होगा? जितनी आवश्यकता है उतना खरीदें। उन्होंने कहा है जितनी आवश्यकता हो उतना खरीदिए। पहले क्या करते थे लोग, एडवांस में रख लेते थे, बिस्किट भी रखते थे, बड़े बड़े नेता भी रखते थे। आज उसको अपील किया है और जनता मान रही है उनके अपील को। कोरोना काल में देखिएगा माननीय मोदी जी ने जो है प्रयास किया और सभी लोग माने। आज गांव में जाइएगा, साइकिल चलाने लगे लोग, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लेने लगे लोग और विधिवत जो है कार्य कर रहे हैं। कहीं पे जो है कोई दिक्कत नहीं, विश्वगुरु बनने वाला है और विदेश बराबर जा रहे हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, और बहुत जल्द ही विश्वगुरु बनेगा। इस पे भी एक चर्चा हो रही है, इस पे भी एक चर्चा हो रही है कि वो 15 से 30 तारीख से जो विदेश यात्रा पे गए हैं उसके ठीक पहले उन्होंने ये पोस्ट जारी किया है। तो वो जो विदेश यात्रा कर रहे हैं उस पे भी तो खर्चा हो रहा है। बार बार आम जनता ये सवाल पूछ रही है। वो खर्चा नहीं हो रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं, विदेशी नीति बना रहे हैं, विश्वगुरु बनना है भारत को और विश्वगुरु के लिए विधिवत जो है कार्य कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही जो है नरेंद्र जी को जो है जब देखेगी यहाँ की पब्लिक तब जो है कहेगी कि ये जो है बहुत दूरदर्शी हमारे मोदी जी हैं, बहुत दूरदर्शी हैं। वो पहले ही जान जाते हैं कि भारत पे क्या संकट होने वाला है और उस हिसाब से कोरोना खत्म नहीं हुआ। थाली बजवाए, खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। यादव जी बोल रहे हैं, देखिए कोरोना खत्म हो गया थाली बजाने से। उनकी बात मान रही पब्लिक, बराबर मान रही। पैसा नहीं है किसी के पास, पैसा मोदी जी ये जो है ये इस गाड़ी से चल रहे हैं, ये गाड़ी इनकी है, जनता पैसा नहीं है तो क्यों चल रहे नहीं है, नहीं तो क्यों चल रहे हो? बाप दादा की प्रॉपर्टी है, पार्टी तो क्यों परेशान हो? बाप दादा प्रॉपर्टी चल रहे है, हैं हम मर्जी क्या यहाँ भिखमंगे बनेंगे? इसके बाद जो है अरे सर, कहीं पे जो है गरीबी नहीं है, में पैसा नहीं है, गरीबी जो है कहीं, इसीलिए मोदी जी ने कह दिया सोना न खरीदो। आपको लगता है कि फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति हो जाएगी? नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन मोदी जी कह सकते थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। हम लोग फिर थाली बजाएंगे, बहुत जल्दी हम लोग थाली बजाएंगे। मोदी जी कह देंगे सोना बंद, कोई नहीं खरीदेगा, खाना बंद। हम लोग एक बार कभी हुआ है, शायद पहले हुआ है, एक बार भुखमरी आ गई थी, खाने पे रोक लग गई थी, तो वही स्थिति हमारे देश की फिर आ रही है। अरे नहीं संभाल पाते हो तो छोड़ दो। 12 साल के पहले भुखमरी में लोग मरते थे, आप देखते थे। आज कोई भुखमरी से नहीं मर रहा। कोई जो है ये नहीं है कि गांव में जाइएगा, पहले ड्योढ़ी पे चलता था, आप जानते हो कि ब्याज पे ले लेते थे, इन लोगों के यहाँ जा करके गरीब लोग लेते थे, फिर ये उनको ऐसा धोते थे कि उनकी जितनी कमाई थी रख लेते थे। आज वो काम खत्म हो गया, इनके दर्द हो रहा है पेट में, गैस बना हुआ है, क्योंकि 10% पे देने वाले को दर्द होगा। अब वो नहीं मिलेगा। इनकी बात तो सही है, हिस्ट्री को अगर देखें तो इस पर इनके बाद देखो, ये भाजपा के नेता हो, ये कब का बोल जाए कुछ पता नहीं है। यूजीसी के मामले को लेकर इनके सारे नेता गायब हो गए थे। एक भी नेता भाजपा का कोई आया हो यूजीसी के मामले में तो आप बताइए। सवर्णों के खिलाफ जो उत्पीड़न का वीडियो उन्होंने मोदी जी ने वायरल किया था कि सवर्णों ने जो अत्याचार दलितों के ऊपर किया है, आज समय आ गया है। कभी बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी मैं बोलते हैं आदिवासी का बच्चा हूँ। अरे भैया आप किसके बच्चे हो? मैं तो केवल अपने बाप का बच्चा हूँ, केवल मेरा एक ही बाप है। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश का है, देश का बेटा है, पूरे देश का वो प्रधानमंत्री है।
वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री देश का जो है सरपंच होता है। क्या बात लेकिन करते हैं? देखो ऐसा हम लोगों ने उनको राष्ट्रवादी समझ के वोट दिया था, राष्ट्रवादी समझ करके भारत माता की रक्षा करने के लिए। ये नहीं कहा था कि अगर बहनों की शादियां होनी है घरों में तो सोना ना खरीदो, अरे पीतल का और ये क्या कहते कौन सा रोल्ड गोल्ड अगर जेवर किसी को दे देंगे लड़की को तो लड़की भी हमारे घर से भगा दी जाएगी और सटहरे भी जाएंगी। बताइए, आप लोग सोना नहीं खरीदने दे रहे हैं, देखिए कैसे होगा? आपको हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी चल रहा। दूसरी चीज, अच्छा, एक मिनट, ये बात तो मैं सुन ली, पर मेरा सवाल ये है कि सोना खरीदने से मना किया जा रहा है, शादी ब्याह कैसे होगा? हम कहते हैं प्रधानमंत्री जिस दिन योगी जी बन जाएंगे तो सोना भी हल्का होगा और पेट्रोल डीजल। प्रधानमंत्री जी योगी जी कैसे बन? क्या योगी जी नहीं बन सकते हैं क्या? अरे यो मोदी वो भी जी तो सन्यासी है, हैं? दोनों सन्यासी नहीं हैं। तो सन्यासी क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? और रही बात कानून व्यवस्था की, तो जरा पूर्वोत्तर सरकारों में पीछे देख लीजिए, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियाओ की हत्या हुई थी जब केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और यहाँ जो है अखिलेश यादव जी की सरकार थी। यह सवाल जो था रह गया है। आने वाले समय में ये समाजवादी और कांग्रेस के मुखिया ये दोनों जो है विरासत गद्दी पा गए हैं, बाकी बुद्धि नहीं पा पाए। अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं? ये नमाज पढ़ने का और ना पढ़ने का हमारा ये सवाल, टाइम टू टाइम नमाज पढ़ते हैं? टाइम टू टाइम नहीं अगर पढ़ लेते हैं, अगर हम टोपी धर लेते हैं, टोपी धरना अपराध है। और भाजपा मैंने अपराध की बात नहीं की, मैंने अपराध की बात नहीं की। नमाज की बात नहीं, हम अभी हाल ही में योगी जी की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि नमाज आप रास्ते में ना पढ़ें, उसको टाइम टू टाइम एक शेड्यूल बना लीजिए ताकि आवाजाही में लोगों को तकलीफ ना हो। इस पर आप कितने सहमत हैं? मैंने इसीलिए पूछा आपसे। हम सहमत हैं। अगर मस्जिद में जगह मिले तो आप नमाज पढ़ लीजिए। और हमारा इस्लाम नहीं कहता है कि किसी को दुखी करके इबादत करो, अपने घर में लोग भी पढ़ सकते हैं, ये कोई अपराध नहीं है। आप इस बात से सहमत और हैं? एक चीज हम सहमत हैं। और ये समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल पत्थरबाज बनवा के दरी बिछवाई। अगर पढ़े लिखे मुसलमान होते तो आज अपनी हिस्सेदारी की बात करते। यह चरित्र चेहरा समाजवादी और कांग्रेस का चाहिए। एक मिनट, और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को नेहरू जी ने, गांधी जी ने अलग कराया था और बांग्लादेश को इंदिरा जी ने अलग कराया था। कोई गांधी परिवार से पूछो कि देश का बंटवारा क्यों हुआ था, इसका जिम्मेदार कौन? क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी नहीं जिम्मेदार है। मूल रूप से मेरा बात ये था कि आप सहमत हैं ऐसा जो योगी जी ने जो ऑर्डर पास किया कि अगर ये ऑर्डर अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर वो समझ जाए। नहीं तो हम योगी जी के आदेश का सम्मान करते हैं और हम कहते हैं नहीं, हमको अगर नहीं मस्जिद में जगह मिलेगी तो हम अपने घर में पढ़ लेंगे, हम अपने घर में पढ़ेंगे। ये लोग जो है केवल एक भाजपा का भय दिखाकर, यही देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथ में एक लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। जब दोनों तालीमें चलेंगे तो सौहार्द बनेगा, सामाजिक रिश्ते अच्छे होंगे। और जब पत्थरबाज बन के दरी बिछाएंगे तो सवाल क्या पूछेंगे समाजवादी कांग्रेस से? तो रह गया है आने वाले समय में। आपने 17 देखा, 14 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा, ठगबंधने में जा रहे। और ये विपक्ष वाले अपने दुख से नहीं परेशान है, मोदी जी के सुख से परेशान है और जिंदगी भर ही परेशान रहेंगे। मोदी जी को अपने बल पे नहीं सरकार बना रहे, जनता उनको बैठा रही। और आने वाले पूछे कितने लड़के हैं? ये प्रमाण आप लेने देने वाले नहीं होते हैं। यही लोग कहने के लिए सुनो। इसका मौलाना कहना बिल्कुल सही है, जो मौलाना बोला बिल्कुल सही कह रहा है। 14 में कितनी सीटें भाजपा की थी? भाई शांत रहिए, ज़्यादा सीटें थी। 19 में सीटें कम हुई, ऐसा कहने का आशय समझिए। 19 में सीटें कम हुई, 24 में सीटें कम हुई और 29 में सीटें खत्म हो जाएंगी। ये जो कह रहा है सही कह रहा है। 17 की बात बता रहा है। 17 में कितनी सीटें थी मालूम है ना? ज़्यादा थी। फिर उसके बाद 22 में सीटें कम हुई, फिर 27 में सीटें खत्म हो जाएंगी। इनका कहना कह रहा है सही। खत्म हो जाएगी बोल रहे हैं। क्या खत्म हो जाएगा? आप ये तो बता दीजिए। सीटें ना सीटें खत्म हुई हैं और ना जो है
कोई दुनिया खत्म होई, बाकी है दुनिया में गलत करने वाला और गलत खुद ही खत्म हो जाएगा। सही की हमेशा भी सवाल है, और रह गया है सवाल अंग्रेज देश में आए तो रेल देके गए, अंग्रेज आए देश में तो रेल देके गए, मुगल आए तो ताजमहल देके गए, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तो IM दिया, इसरो दिया, तमाम सारी चीजें दी। अब भाजपा आई तो क्या दी? GDP दी। जानती हो मोदी जी ने कहा हम GDP बढ़ाएंगे, हम लोग कहा देश बढ़ाएंगे भैया, हमको क्या पता था कि गैस डीजल पेट्रोल बढ़ाएंगे। GDP एक मिनट, या जो प्रधानमंत्री पर सड़क योजना का जाल बिछ रहा है, इसकी देन अटल बिहारी वाजपेयी की क्रेडिट कार्ड पर जो एक मिनट और 2 रुपए पर 100 रुपया ब्याज, ये अटल जी की देन है। और रह गया अगर विदेश की रास्ता अटल जी ने खुलाई होती, आर्थिक संकट है, मोदी जी की देन, ये बता रहे हैं। अब इनके पर तो संकट होगा, बाकी देश तो पूरा मामला डफली बजाने का दिन आ गया है। मोदी जी बहुत जल्दी हम लोगों को बोलेंगे डफली बजाओ और अर्थव्यवस्था मजबूत करो। मोदी जी ने क्या दिया? अपने घर सुनिए बेट डालो। मैं मोदी जी ने क्या दिया? सुन लो, मोदी जी ने क्या दिया? नोटबंदी दिया, कोविड बंदी दिया, सिलेंडर बंदी दिया, उसके बाद सोना बंदी दिया, अब नौजवानों का नसबंदी देंगे। इसके बच्चे का शादी नहीं होगा। नौजवान है, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हम ये नौजवान सोना कहाँ से खरीदेगा जब उसके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो सोना कहाँ से खरीदेगा बताइए? जब रोजगार नहीं मेरे पास, शिक्षा नहीं है, तो सोना कहाँ से खरीदेंगे बताइए? खरीद पाएंगे? अच्छा, आप तो युवा हैं, बिल्कुल। सोना से आपका फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं है। नीट की परीक्षा की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, क्या कहेंगे इस पे? जब सरकार से एक पेपर नहीं समझा जा रहा तो ये देश कैसे संभलेगा राम जाने। बात सच बता दें, जब ये पेपर नहीं समझा जा रहा तो देश का संभलेगा राम जाने। ये बताइए, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी हो रही है, सरकार कहाँ मौन बैठी है? क्या वो इस देश में रहने लायक नहीं है? क्यों मौन बैठी सरकार? योगी जी क्यों मौन बैठे बताइए? 1 दिन 2 दिन बात उठती है, उसके बाद आप तो दब जाए, क्योंकि वो नया नियम लाए आते हैं। बीच में ब्राह्मणों का मुद्दा उठा था, बीच में UGC ला के ठोक दिए, फिर उसके बाद मुद्दा उठा वो पत्रकार के साथ जो बदलता है उस पर मुद्दा उठा, फिर उसके बाद दूसरा को ला के ठोक दिए। कैसे मान ले हम भैया? भाजपा पहले हम भी कहते थे, लेकिन हम तय भाजपा जा भाजपा जा भाजपा, हाँ जो जा भाजपा जा भाजपा। क्या कहेंगे, सहमत है? असल में जो हरामखोर होते हैं ना, वही आके मंच यहाँ इस पे चिल्लाते हैं। ठीक है, करना कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई ठीक से करी नहीं है, काम करेंगे नहीं, टेक्निकल विद्या अपना ली नहीं है। ठीक है, और जितने भी खड़े होते हैं, ठीक है, पहले क्या होता था पूर्ववर्ती सरकारों में आके हम तुम्हारा ये काम करा देंगे, हम तुम्हारा वो काम करा देंगे, हम तुम्हारी ये पेंशन बनवा देंगे। ठीक है, दलाली करते थे और हजारों रुपए अपना चाहते थे, वो सब बंद हो गई है। अब यहीं पे खींच रहे हैं कि फलाना बंद हो गया, ढिमाका बंद हो गया। अरे मेरी भी 58 साल की उम्र है, मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, 42,000 रुपये सैलरी मिल रही है, हरामखोरी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो हरामखोर हैं वो यहीं पे आके चिल्लाएंगे कि फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, 3 रुपए पेट्रोल में महंगा हो गया। ये सब जो कह रहे हैं गलत है। सुन लीजिए, शाम को बैठ के 1500 रुपए की दारू पियेंगे ये लोग। ठीक है, उसके लिए पैसे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हरामखोर यहाँ पे आके चिल्लाएंगे, काम नहीं करेंगे। ओके, काम नहीं है, अरे एक बैटरी रिक्शा खरीद लो, दिन भर चलाओगे, 1500 रुपए कमा लोगे। लेकिन ये हरामखोर यही चिल्लाएंगे, काम नहीं करेंगे और मोदी और योगी को गाली बकेंगे। ठीक है, ये काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमेशा गाली बकेंगे। ये हरामखोर है, ये हरामखोर है, ये दलाली क्या हो रही है? ठीक है, हरामखोर है, काम नहीं करेंगे और यहाँ पे आके सरकार को गाली बकेंगे, मोदी को गाली बकेंगे, योगी को गाली बकेंगे। सुनिए, मैं हरामखोर है जो काम नहीं कर रहे हैं। आप शब्द का उपयोग नहीं करना है। एक मुद्दा आदमी काम कर रहा है, सुनिए, इन लोगों के काम बंद हो गए हैं, दलाली बंद हो गई है, आरटीओ की दलाली बंद हो गई है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अमेरिका के दलाल है, ये इजराइल के दलाल है, ये दलालों के दलाल है। भाई आप
ये दलालों के दलाल है। यहाँ क्यों दलाली की बात करता है ये, पूरा देश दलाली में डाल रहे हो, बाहर नहीं कर रहे हो। तुम साले अरे तुम पहले की बात के बात चिल्लाते रहो। अरे दलाल, फलता देश बेच रहा है। अरे तुम दो लाख कर्जे पे आ गए हो। गला फाड़ के चिल्लाओ, मोदी योगी दलाली करो। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये अपने समाज के लिए नहीं है, अपने पत्नी बच्चे के लिए क्या होंगे। हमेशा चिल्लाते यूजीसी के मामले में काम करेंगे, पूरा सबर समाज, काम नहीं करेंगे। पूरा सबर समाज रो रहा था यूजीसी के मामले में, लेकिन ये लोग, बेटी रिक्शा चला रहा है। हिम्मत होनी चाहिए। ये लोग नामर्द है, सुनिए, ये लोग नामर्द है। ये लोग जो नामर्द है सरकार की दलाली करते हैं, सरकार के दलाल हम गुलामी करता अंग्रेजों के दलाल है। ये क्रांतिकारियों के दुश्मन है, ये अंग्रेजों के दलाल है। बंटवारे की बात हो रही थी, बंटवारा 38 तो हो रहा। हिंदू महासभा मुस्लिम लीग जीना सबसे बड़ा गद्दार है, जो इनका साथी था, मिलकर चुनाव लड़े। 38 में जुलूस है, चापलूस है, चट्टू थे। तो बहरहाल जैसे कि आपने देखा कि लोगों का अपना अपना प्रतिक्रिया है 2027 चुनाव का। तो लोग दावा कर रहे हैं, कहीं भाजपा सपोर्टर कहते हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी, तो वही विपक्ष भी कहता है कि हमारी सरकार बनेगी। ये जो जितने भी संकटें हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल का हो, ऊर्जा संकट का हो, विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते नजर आ रही है। तो वहीं अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो वो अब पक्ष ले रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहरहाल अब तो देखने वाली बात होगी कि 2027 का चुनाव, क्योंकि 2027 का चुनाव बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2027 चुनाव की अभी घड़ी भी नहीं आई और लोग आपस में भिड़ना शुरू कर दिए। बहरहाल अब देखना होगा कि 2027 चुनाव में आखिर उत्तर प्रदेश का कमान किसके हाथ में होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए।